हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मेहुल शर्मा और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरी इस नई वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो आप देख सकते कोने में ना एक छोटा सा सोलर सिस्टम का मैप दे रखा है, तो इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। आगे ये और इसके बारे में जानेंगे कि कैसे क्या है। तो अब इसमें बोल रहा है, जब सनसेट हो जाता है, जो स्काई होता है वो कितना ही वंडरफुल दिखता है, मतलब कितना सुंदर दिखता है जब शाम हो जाती है। और जब आपने देखा होगा जब शाम हो जाती है तो हल्के हल्के डॉट्स से दिखाई देते हैं, जो आगे ये बोल रहा है ब्राइट डॉट्स, 1 और 2 ब्राइट डॉट्स। इसका मतलब है जो तारे होते हैं वो शाइनिंग करते हैं, ट्विंकल करते हैं ना रात में, जैसे शाम हो जाती है तो 1-2 तारे आपको दिखाई देते हैं। जब ज़्यादा रात हो जाती है तो और तारे दिखाई देते हैं। तो आगे ये वही बोल रहा है नंबर इंक्रीजिंग, मतलब क्या, जैसी जैसी रात होते जाती है तो जो नंबर ऑफ़ स्टार्स होते हैं वो क्या बढ़ जाते हैं। आपको बहुत सारे तारे दिखाई देते हैं ना रात में, तो बहुत सारे क्या तारे होते हैं रात में जो हमें रात में दिखाई देते हैं। अब आगे क्या बोल रहा है, द होल स्काई इज़ फिल्ड विद द टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट, मतलब क्या, जो पूरा आसमान होता है रात में क्या शाइनिंग ऑब्जेक्ट से भर जाता है। कुछ ज़्यादा ब्राइट होंगे, कुछ ज़्यादा डिम होंगे और कुछ बहुत ज़्यादा ब्राइट होंगे। ये जो बहुत ज़्यादा चमकता है तो ये कैसे डायमंड जैसा दिखाई देता है, जो बहुत ज़्यादा चमकता है स्काई में। कुछ ब्राइट, कुछ डिम और कुछ बहुत ज़्यादा चमकिंग, जिसको हम डायमंड की तरह बोलते हैं। और आगे क्या बोल रहा है, दे ऑल अपेयरिंग टू बी ट्विंकलिंग, मतलब क्या चमकते हुए दिखाई देते हैं ये। तो अब आगे क्या बोला, इफ़ यू लुक एट देम केयरफुली यू विल नोटिस दैट सम ऑफ देम डू नॉट ट्विंकल एज अदर डू, मतलब क्या बोल रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे रात में जो कुछ तारे हैं या कुछ ऑब्जेक्ट हैं वो क्या है ज़्यादा ट्विंकल नहीं कर रहे हैं अदर दूसरों की तरह। जैसे कि इसमें क्या दे रखा है, मून साइन, जो मून होता है वो तारों की तरह क्या ट्विंकल नहीं करता। उसकी क्या एक कांस्टेंट क्या होती है, मतलब वो एक कांस्टेंट फ्लिकर नहीं करता, मतलब उसकी क्या है लाइट जो है कांस्टेंट है, वो आपको सीधा दिखाई देता है चमकता हुआ, तारों की तरह ट्विंकल करता हुआ दिखाई नहीं देता। अब आगे देखिए क्या बोल रहा है, ये जो मून होता है वो क्या है, एक तो डिफरेंट टाइम पे, मतलब कभी भी निकल जाता है, कभी 8 बजे, कभी 9 बजे, कभी कभी 10:30 बजे, तो इसका कोई भी फिक्स टाइम नहीं होता। और ये क्या है डिफरेंट शेप में, कभी फुल मून निकलता है, कभी आधा मून, हाफ मून निकलता है, कभी सेमी हाफ निकलता है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट इसके शेप होते हैं। और आगे बोला डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन भी, कभी आपके सर के ऊपर होगा, कभी आपके सामने होगा, कभी आपके घर के पीछे होगा। तो मतलब क्या है एक पोजीशन नहीं होती। तो ये क्या है बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट इसके क्या 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 होते हैं, टाइम होता है, शेप होता है, पोजीशन होता है। और आगे क्या बोल रहा है, देखिए फुल मून ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ्स टाइम, मतलब 1 महीने में आपको शायद एक बार ही फुल मून दिखेगा, मतलब फिर दूसरा फुल मून शायद आपको दूसरे महीने में दिखेगा। बहुत कम बार होता है कि 1 महीने में 2 बार आपको फुल मून दिख जाए। और आगे बोल रहा है इट इज़ फुल मून नाइट और पूर्णिमा, मतलब जिस दिन पूरा चाँद निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं, पूर्णिमा। और जिस दिन चाँद नहीं निकलता उसको क्या बोलते हैं, अमावस्या, है ना। जिस दिन निकलेगा उस दिन पूर्णिमा, जिस दिन नहीं निकलेगा उस दिन अमावस्या। और अमावस्या के दिन, मतलब अमावस्या को बोलते हैं कि नया चाँद निकलेगा, मतलब न्यू मून। उसको ही जो न्यू मून नाइट होती है उसी को अमावस्या की रात बोलते हैं। फिर जो नया चाँद है उसके अगले दिन से निकलता है, वो भी थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता जाता है, फिर पूरा दिखाई देता है। आगे बोल रहा है ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट प्रोवाइड इट इज़ क्लियर नाइट, मतलब क्या पूरी काली रात होती है। आप पूरी, मतलब रात बिल्कुल साफ़, पूरा काला काला दिखाई देता है ना रात, मतलब कोई चाँद नहीं होता, ना कोई शायद तारे भी नहीं होते, तो पूरा मतलब पूरा आसमान साफ दिखाई देता है, काला काला। अब देखिए आगे क्या हमें एक क्वेश्चन पूछ रहा है, और वो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, जैसे मून है और स्टार्स हैं वो जो चमक रहे हैं रात को तो चमक रहे हैं, लेकिन दिन में क्यों नहीं चमक रहे। आपको दिन में तो दिखाई नहीं देता मून, ना तारे दिखाई देते दिन में, तो ऐसा क्यों है। तो ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू सन, जो सन होता है हमारा सूरज होता है, उसकी जो लाइट होती है वो बहुत ज़्यादा ही ब्राइट होती है, तो वो क्या है उसको ओवरकम कर देती है सन की ब्राइटनेस को या स्टार की ब्राइटनेस को। तो क्या है, स्टार जो सन है वो भी हमारा एक स्टार है,
वो क्या है उसकी, लेकिन वो सबसे ब्राइटेस्ट स्टार है, तो उसकी जो लाइट होती है वो क्या कर लेती है, बाकी स्टार की लाइट को ओवरकम कर लेती है, यानी ढक लेती है। इसलिए आपको दिन में क्या है, तारे नहीं दिखाई देते। जब सन ढल जाता है, मतलब सनसेट हो जाता है, तब आपको दिखाई देते हैं। अब आगे क्या है, सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में हमें बताया गया। सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होती है, सन हो गया, मून हो गया, या आसमान में कितने भी ऑब्जेक्ट हो गए, जैसे मीटियोर हो गए, स्टार्स हो गए, तो ये सारे क्या होते हैं, जितने भी आपको आसमान में जितने भी ऑब्जेक्ट दिखते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, सेलेस्टियल बॉडी। या ठीक है। और क्या बोला है, सम सेलेस्टियल बॉडीज़ आर वेरी बिग एंड हॉट, तो बहुत ज़्यादा गर्म भी होती हैं या बहुत ज़्यादा बड़ी भी होती है, जैसे सन कितना ज़्यादा बड़ा है और कितना ज़्यादा गर्म भी है, वो भी क्या एक सेलेस्टियल बॉडी है हमारा सन। और क्या बोला है, दे आर मेड अप ऑफ गैस, जो सन है वो क्या गैस से मिलकर बना है, किससे, हाइड्रोजन और हीलियम से, ये दो गैस से मिलकर बना हुआ है हमारा क्या, सन। और इसके पास क्या है, खुद की लाइट है और खुद की क्या, हीट एंड लाइट। सन के पास क्या है, अपन एक तो खुद की रोशनी भी है और खुद की क्या है, हीट भी है। और क्या बोल रहा है, दे एमिट इन लार्ज अमाउंट, मतलब जो सन है, जो लाइट है और हीट है, जो गर्म है, वो क्या है, लार्ज अमाउंट में एमिट करता है। एमिट मतलब फेंकना, यानी अपने अंदर से कोई चीज़ निकालना, मतलब अपने अंदर से क्या सनलाइट निकालता है, बहुत ज़्यादा एमिट करता है। और सेलेस्टियल बॉडीज़ आर कॉल्ड स्टार्स, और इन सेलेस्टियल बॉडीज़ को हम क्या कहते हैं, स्टार्स। जैसे सन भी हमारा स्टार है, मैंने बताया था ना, जैसे सन क्या हमारा स्टार है, इनके पास क्या खुद की स्टार क्या होते हैं, जिनके पास खुद की लाइट हो, जिनके पास खुद की लाइट होती है, उनको क्या बोलते हैं हम, स्टार्स। जैसे द सन इज़ अ स्टार। अब आगे क्या बोल रहा है, जो ट्विंकलिंग स्टार्स है, काउंटलेस, मतलब अनगिनत जो तारे हैं आसमान में, वो भी सिमिलर है सन की तरह, उनके पास भी खुद की लाइट है, खुद की हीट है, लेकिन क्या है, वो जैसे सन की तरह, सन जैसे हमें हीट देता है, लाइट देता है, लेकिन जो तारे हैं वो तो हमें इतनी हीट और लाइट नहीं दे पाते। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो तारे हैं वो बहुत ज़्यादा दूर हैं, सन से भी ज़्यादा दूर है। सन करीब 3 लाख किलोमीटर दूर है, लेकिन जो तारे हैं वो सन से भी ज़्यादा दूर हैं। इसकी वजह से क्या, उनकी जो लाइट है और हीट है, लाइट तो आ जाती है लेकिन हीट नहीं आ पाती है। लेकिन लाइट आती है तो वो भी सूरज जितनी नहीं आ पाती, बहुत ही कम, इतनी कम आती है कि ट्विंकल जैसे दिखाई देते हैं, वो हमें ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं ना हमें। तो क्या है, तारे हैं, तारे के पास खुद की हीट है, लेकिन वो क्या है, हमारे तक उन अर्थ तक उनकी लाइट और हीट पहुंच नहीं पाती प्रॉपर। ठीक है, तो अब देखिए सेकंड पेज पे हमें क्या बोल रहा है। तो अब देखिए सेकंड पेज पे हमें क्या बोल रहा है, यू मस्ट हैव नोटिस, मतलब आपने कभी गौर, मतलब नोटिस करा होगा, जो भी चीज़ होती है वो पास से तो बहुत बड़ी दिखाई देगी, लेकिन बहुत ही दूर जाते वक्त बहुत स्मॉल हो जाती है ना, बहुत छोटी दिखाई देती है। तो ऐसा क्या, हमें एक एग्जांपल दे रखा है एरोप्लेन का। जब आपको एरोप्लेन को सामने से दिखेंगे तो कितना बड़ा होता है, कितना लंबा होता है, लेकिन जैसे ही आप उसको उड़ता हुआ देखेंगे तो बिल्कुल चींटी जितना दिखाई देता है, छोटा, इतना छोटा, बहुत छोटा दिखाई देता है ना, लेकिन पास में तो बहुत बड़ा होता है। ऐसे ही क्या, सन होते हैं, स्टार्स होते हैं, है तो बहुत ज़्यादा बड़े, लेकिन क्या है, हमें बहुत दूर से क्या छोटे दिखाई देते हैं, बहुत छोटे। अब देखिए आगे हमें किसके बारे में बताया गया है, कॉन्स्टलेशन के बारे में। अभी कॉन्स्टलेशन क्या है, ये है फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स। जब स्टार्स, आपने रात में कभी देखा होगा, जब आप छत पे बैठे होंगे, आपने तारों को देखा होगा, वो क्या एक फॉर्मेशन बनाते हैं, तो इन्हीं फॉर्मेशन को हम कॉन्स्टलेशन बोलते हैं। ये एक तरह का पैटर्न बनाते हैं, जैसे कोई स्कॉर्पियन बनाता है, कोई लियो, ऐसे बहुत सारे नाम होते हैं। तो ये आपने छत पे जब भी देखोगे तो कोई चम्मच बनाता हुआ दिखेगा स्टार, तो कोई नॉर्थ पोल का कुछ, मतलब ऐसे बहुत सारे पैटर्न बनते हैं। तो ये स्टार जो भी पैटर्न बनाते हैं, इसी को हम बोल देंगे कॉन्स्टलेशन। अब आगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टलेशन के बारे में बताया गया, जिसका नाम है उर्सा मेजर, और इसे हम बिग बियर भी बोलते हैं। ये बहुत पुराना है, ये एंशिएंट टाइम से चला आ रहा है, और ये इसको हम इजीली रिकॉग्नाइज भी कर सकते हैं, मतलब इसको आसानी से पता लगाया जा सकता है। इसको आप भी पता लगा सकते हैं। इसको हम सप्तऋषि भी बोलते हैं। हम इसे सप्तऋषि क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या, 7 स्टार से मिलकर बनता है ये पैटर्न, इसलिए हम इसको सप्तऋषि बोलते हैं। सप्त मतलब 7। तो आप देख सकते हैं आपके बगल में एक पिक्चर दे रखी है, जिसमें एक लड़की क्या है, एक पैटर्न को देख रही है। अब इस पैटर्न में क्या बताया गया, अब स्टार्स गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 क्या है, 7 स्टार्स हैं। अब इसके जो आखिरी के जो दो स्टार हैं, इनको देखिए, बिल्कुल सीधा
किस पे, नॉर्थ मतलब पोल स्टार की तरफ इशारा कर रहे हैं, मतलब ये सीधी लाइन पोल स्टार को जा रही है। तो इस पैटर्न को देख के जो एंशियंट टाइम, जो पुराने वक्त के लोग थे, वो दिशा देखते थे, मतलब डायरेक्शन देखते थे, किस क्या नॉर्थ डायरेक्शन पता लगाते थे, क्योंकि पुराने ज़माने में कंपास तो होते नहीं थे, तो डायरेक्शन कैसे पता लगाएं, तो वो क्या, ये नॉर्थ पोल, मतलब ये स्टार्स को पोल स्टार, इसको पोल स्टार बोलते हैं जो नॉर्थ की तरफ होता है। तो इसको देखकर ये पुराने ज़माने के लोग पता लगा लेते हैं कि डायरेक्शन का, कि हमें कहाँ जाना है। देखिए लिखा भी है नीचे, इन एंशियंट टाइम पीपल यूज टू डिटर्मिनेशन डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार, द नॉर्थ स्टार इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ पोल स्टार। मतलब जो नॉर्थ स्टार है वो क्या नॉर्थ डायरेक्शन को क्या इंडिकेट करता है, और इसी को हम पोल स्टार बोलते हैं। और ये जो पोल स्टार है ये हमेशा नॉर्थ में होता है, तो इसी के जो पैटर्न है सप्तऋषि का, तो इसी की वजह से हम पता लगा लेते हैं डायरेक्शन का। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में। अब आगे हमें क्या बता रहा है, सम सेलेस्टियल बॉडी डू नॉट हैव देयर ओन हीट और लाइट। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ ऐसी भी होती है जिनके पास ना तो खुद की हीट होती है ना तो लाइट होती है। तो इन सेलेस्टियल बॉडीज़ को हम क्या बोलते हैं, प्लैनेट। जैसे हमारा अर्थ, ना इसके पास खुद की लाइट है ना खुद की हीट है, तो ये क्या है, प्लैनेट है। जैसे जुपिटर हो गया, मरकरी हो गया, वीनस हो गया, ये सब क्या है, प्लैनेट। जैसे जिनके पास लाइट होती है वो तो होगा स्टार, लेकिन जिनके पास लाइट नहीं होती वो क्या हो जाएंगे, प्लैनेट। ठीक है, और ये जो प्लैनेट होते हैं ये हमें कैसे दिखाई देते हैं, जो स्टार्स होते हैं उनके पास तो खुद की लाइट है, वो जो लाइट होती है वो इन प्लैनेट्स पे पड़ती है और रिफ्लेक्ट होती है, तो इसकी वजह से हमें क्या ये प्लैनेट दिखाई देते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे ये क्या बोल रहा है, प्लैनेट जो है वो एक ग्रीक वर्ड से आया है जिसका नाम है प्लैनेटिया। प्लैनेटिया का मतलब क्या है, वंडरर, मतलब इसका मतलब है कि घूमना। जो अर्थ है वो क्या है, जो जितनी प्लैनेट है वो क्या है, घूम रहे हैं, अपने एक्सिस पे घूम रहे हैं ना, वो सन के चक्कर मारते हैं, खुद भी घूमते हैं, सन के चक्कर भी मारते हैं, तो इसका मतलब क्या है, घूमना। अब आगे ये बोल रहा है द अर्थ ऑन विच वी लिव इज़ अ प्लैनेट। जो अर्थ क्या है वो भी एक प्लैनेट है, जैसे आपको पता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था जो स्टार्स से क्या प्लैनेट क्या है, हीट और लाइट लेते हैं। ऐसे क्या है, जो अर्थ है हमारा प्लैनेट है वो किससे लाइट लेता है, सन से। सन से लाइट लेता है, हीट लेता है ना। आपको जब सन की लाइट पड़ती है आपके ऊपर तो आपको गरम गरम लगता है, तो वो क्या हीट। तो हम हीट लेते हैं, लाइट लेते हैं सन से। और जो सन है वो क्या है, सबसे नियरेस्ट, आवर नियरेस्ट स्टार है, सबसे पास जो हमारे स्टार है वो क्या है, सन। आपको एक डिफरेंस और बता दूं, जो सन है वो तो स्टार है, लेकिन जो मून है वो स्टार नहीं है, क्योंकि मून के पास खुद की लाइट नहीं है ना, तो वो स्टार नहीं है। जो मून है वो अर्थ का क्या है, सैटेलाइट है। और एक और बात, जो सन है वो एक मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। मतलब जितने भी आपके आसपास जितनी भी आपको एनर्जी दिखाई, जैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी होगी, विंड एनर्जी हो गई, या कोई भी एनर्जी होगी, लेकिन उसका जो मेन सोर्स है वो क्या है, सन। अगर सन नहीं होगा तो कोई सी भी एनर्जी नहीं होगी, जो मेन सोर्स है तो वो तो सन ही है। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, इफ़ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस। मतलब जो सूरज है वो अर्थ से क्या बहुत ही ज़्यादा दूर है, मैंने बताया 3 लाख किलोमीटर कुछ दूर है। तो मून क्या है, अर्थ के पास है, लेकिन जो सन है वो बहुत ज़्यादा दूर है। और सन क्या है, बहुत बड़ा है, लेकिन जब वो इतनी दूर से चमकता है तो वो ऐसा सिमिलर मून की तरह चमकता हुआ दिखाई देता है। जैसे चाँद चमकता है वैसे ही आपको सेम साइज़ दिखता होगा मून और सन का। लेकिन क्या है, सन तो बहुत बड़ा है, लेकिन क्या डिस्टेंस की वजह से क्या दोनों का साइज़ जो है सेम दिखाई देता है। अब देखिए जो मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे मून क्या है, अर्थ का सैटेलाइट है, यानी हमारा सैटेलाइट है मून। अब इस सैटेलाइट होता क्या है, जो सैटेलाइट जैसे चक्कर लगाता है अर्थ के, जो हम सैटेलाइट भेजते हैं अर्थ से, वो क्या है, अर्थ के चक्कर लगाता है। जो अर्थ के जो भी चक्कर लगाता है वो क्या, सैटेलाइट। अब मून चक्कर लगाता है अर्थ के, तो मून क्या हो गया, हमारा सैटेलाइट। अब जैसे अर्थ है तो वो क्या, सन का सैटेलाइट है, क्योंकि सन के चक्कर मारता है, तो सन का सैटेलाइट हो गया अर्थ, और अर्थ का सैटेलाइट मून हो गया। तो अब ये क्या बोला, लाइक अवर अर्थ, मतलब अर्थ की तरह 7 प्लैनेट और है, 7 अदर प्लैनेट्स के, जो हीट और लाइट लेते हैं किससे, सन से। जैसे अर्थ लेता है, लाइट लेता है और हीट लेता है अर्थ ना, तो ऐसी 7 प्लैनेट और है, जैसे कि मरकरी, वीनस, जुपिटर, यूरेनस, नेपच्यून। तो ये सब क्या है, 7 प्लैनेट और हैं।
और आगे बोला है सम ऑफ देम देयर मून टू, मतलब इनके पास खुद के चांद भी होते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा चांद, आप पूछ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा चांद किस पे, जो जुपिटर है सबसे ज़्यादा चांद उस पर है। मतलब जैसे अर्थ का क्या अर्थ पे जो सैटेलाइट है जैसे मून है, तो लेकिन जो जुपिटर है उस पर बहुत सारे सैटेलाइट हैं। मतलब जुपिटर के सैटेलाइट मतलब क्या हो गए, मून। जो जुपिटर के मून है वो भी उसके सैटेलाइट है। तो जुपिटर के जो है, जुपिटर के पास बहुत सारे मून हैं। अब आप एक फैक्ट देख सकते हैं, जो जुपिटर है, सैटर्न है और यूरेनस है, इनके पास क्या होती है, रिंग होती है। और ये बेल्ट ऑफ स्मॉल डेब्रीज, ये क्या है, एक बेल्ट होती है जिसके अंदर स्मॉल डेब्रीज हो सकते हैं, जिसके अंदर स्मॉल एस्टेरॉइड्स और बड़े एस्टेरॉइड्स भी होते हैं। और दिस रिंग में बी सीन फ्रॉम द अर्थ। आप इसको ना इन रिंग्स को क्या अर्थ से भी देख सकते हैं। किसकी मदद से, पावरफुल टेलीस्कोप की मदद से। ये जो टेलीस्कोप होती हैं दूर की चीज़ें देखने में क्या मदद करते हैं, तो आप इनसे क्या है, इनकी क्या रिंग देख सकते हैं। तो आगे हम पढ़ने वाले हैं द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के बारे में, सोलर सिस्टम बनता कैसे है। द सन और 8 प्लैनेट और सैटेलाइट्स एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज़, जैसे एस्ट्रॉयड हो गया, मीटेरॉयड हो गया, तो इन सब को ये सब मिलाकर क्या एक सोलर सिस्टम बनता है। आपने देखा होगा सन बीच में होता है और जो प्लैनेट होते हैं वो उसको चक्कर करते हैं, और एस्टेरॉयड होते हैं, मीटियोर्स होते हैं बहुत सारे। तो ये क्या मिलकर पूरा एक सोलर सिस्टम बनाते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि एस्टेरॉयड और मीटेरॉयड क्या होते हैं। जो एस्टेरॉयड होते हैं वो एक बड़े टाइप के पत्थर होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बड़े पत्थर। तो ये, और जो मीटियोर होते हैं वो एक छोटे टाइप के पत्थर, मतलब स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक होते हैं। और जो एस्टेरॉयड होते हैं वो बिग टाइप ऑफ रॉक होते हैं। तो ये जो एस्टेरॉयड है ना, ये मार्स और जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं। मतलब ये जो देखा होगा, ये जो रिंग होती है, मैंने आपको पहले ही बताया था ये फैक्ट में कि जुपिटर के पास रिंग होती है, यूरेनस के पास, सैटर्न के पास। ये जो रिंग होती है, इस रिंग में क्या होते हैं, एस्टेरॉयड्स होते हैं, ठीक है। और जो मीटियोर होते हैं वो पूरे स्पेस में होते हैं और सन को चक्कर कर रहे होते हैं। जैसे अर्थ चक्कर कर रहा है वैसे ही मीटियोर चक्कर कर रहे होते हैं, और ये कभी कभार अर्थ पे भी गिर जाते हैं। अब मीटियोरॉइड, 3 तरह की चीज़ें होती हैं। मीटियोरॉइड होता है, एक मीटियोराइट होता है और एक मीटियोर होता है। अब इन तीनों में भी एक अंतर होता है। जो मीटियोरॉइड होता है वो स्पेस में सन को ऑर्बिट कर रहा होता है, तो वो मीटियोरॉइड होता है। अब जैसे ही वो अर्थ के कांटेक्ट में आता है तो अर्थ की ग्रेविटी उसको खींचती है, मीटियोरॉइड को। तो जैसे ही वो अंदर आता है तो वो एकदम से ग्रेविटी की तरफ खींचते जाता है, अर्थ की तरफ तेज़ी से बढ़ता है। तो वो क्या होता है, शूटिंग स्टार हो जाता है। मतलब आपको दिखता है ना वो उड़ता हुआ, मतलब टूटता हुआ तारा, तो वही होता है शूटिंग स्टार। तो वो क्या होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, मीटियोर। तो जैसे ही वो अगर वो जलने लगता है, अगर वो नहीं जल पाता और अर्थ पे गिर जाता है तो उसे हम बोलेंगे मीटियोराइट। तो अब आगे यही बोल रहा है कि ये सब मिलकर क्या एक सोलर सिस्टम बनाते हैं। तो जो सन है वो क्या इसका हेड है, मतलब एक तरीके से आप ये बोल सकते हैं कि जो वो पूरे सोलर सिस्टम का क्या है, हेड है, मतलब पापा है। अब आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे एक पूरा मैप दे रखा है सोलर सिस्टम का, जिसमें बीच में सन है, फिर मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून। तो ये सब मिलकर क्या है, सोलर सिस्टम बना रहे हैं। और आप बीच में देख सकते हैं एक एस्ट्रॉइड बेल्ट है, ये बेल्ट दिख रही है आपको, इसमें क्या बहुत सारे एस्ट्रॉइड होते हैं, बहुत बड़े कोई छोटे। और नीचे कोने में आपको डिस्टेंस दे रखा है, डिस्टेंस इन मिलियन किलोमीटर। 1 मिलियन में कितना, 10 लाख किलोमीटर होते हैं, मतलब 1 मिलियन मतलब 10 लाख, ठीक है। अब नीचे आप देख सकते हैं आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, जैसे मरकरी कितनी दूर है और ये कितना 88 डेज़ में क्या है सन का एक ऑर्बिट पूरा करता है। जैसे हमारी जो अर्थ है उसको एक पूरा सन का चक्कर लगाने में 365 दिन लगते हैं, तो एक मरकरी को कितना लगेंगे, 88 डेज़ लगते हैं सन का एक चक्कर लगाने में। ऐसे ही बाकी सबका दे रखा है, वीनस का 255, अर्थ का 365 और मार्स का 685, ऐसे ही सबका दे रखा है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस पे क्या इनकी रिंग भी दे रखी है। जैसे सैटर्न की देखो रिंग, इसमें भी क्या है, ये बेल्ट है, इसमें भी क्या है, एस्टेरॉइड्स हैं। जैसे ये एस्टेरॉइड बेल्ट में एस्टेरॉइड है, ऐसे इनमें भी क्या एस्टेरॉइड्स होते हैं। आप देख सकते हैं साइड में आपको एक फिर से एक नीला डब्बा दे रखा है, जिसमें क्या बोला है, सोल इन रोमन मिथोलॉजी इज़
द सन गॉड। मतलब जो रोमन में है, जो रोमन मिथोलॉजी है उसमें सॉल का मतलब क्या है, सन गॉड मतलब सूरज का भगवान। तो सूरज देवता माना गया है। तो ऐसे ही इसको मतलब ये सोलर सिस्टम में क्या सन होता है, तो इसी को हमने सोलर सिस्टम नाम दे दिया। सोलर फैमिली में जो सन है वो क्या है, वो गॉड है। अब इसी के नीचे एक और पिंक डब्बा दे रखा है। अब इसमें क्या बोल रहा है, जो जियोग्राफी है वो एक तो इंग्लिश वर्ड है, लेकिन क्या है उसका ओरिजिन क्या है, ग्रीक से है, ग्रीक वर्ड से लिया गया है। जैसे कि इनको दो हिस्सों में तोड़ो जियोग्राफी को, जी और ग्राफी। जी का मतलब हो गया अर्थ, जी का मतलब क्या है अर्थ, और ग्राफी का मतलब है राइटिंग, अर्थ के बारे में राइटिंग करना, तो वो जियोग्राफी हो गया। अब ऐसे ही नीचे देखो जियो दे रखा है जिसके नीचे जी है, प्लस में क्या है लॉजी, मैट्री, ऑइड। मतलब अगर आप इनको मिलाते हैं तो इसका कुछ और मतलब बन जाएगा। जैसे जियोलॉजी, जियोलॉजी मतलब अर्थ के बारे में स्टडी करना। जियोमेट्री, आप जियोमेट्री पढ़ते होंगे मैथ में, मेज़रमेंट ऑफ अर्थ, जियोमेट्री हो गया। जियोइड, अब ये जी और ऑइड को मिलाएंगे जियोइड। ये जियोइड क्या हो गया, ये अर्थ का शेप हो गया। आपने अर्थ की शेप जैसे स्फेरिकल समझी होगी, स्फेरिकल नहीं होती, जियोइड होती है। ऊपर से क्या चपटी होती है ना, ऊपर से पोल पे से, नॉर्थ पोल साउथ पोल क्या प्लेन होता है ऊपर नीचे से। तो ये क्या है, स्फेयर नहीं होता, जियोइड होता है। ये अर्थ की जो ओरिजिनल शेप है क्या, जियोइड। अब इसी के नीचे आप एक ब्लू बॉक्स भी देख सकते हैं। इसमें मोटा मोटा ये दे रखा है, जो सेलेस्टियल बॉडीज़ की जो स्टडी करता है, उनके मूवमेंट्स के बारे में स्टडी करता है, उसको क्या बोलते हैं, हम एस्ट्रोनॉमर बोलते हैं। अब जैसे आपने आर्यभट्टा का नाम सुना होगा, जिन्होंने जीरो ढूंढा था। तो वो क्या एक फेमस एस्ट्रोनॉमर थे। उन्होंने एक एंशियंट इंडिया के एक एस्ट्रोनॉमर थे, सबसे पुराने एस्ट्रोनॉमर थे। उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने ये कहा था जो भी मून है, प्लैनेट है, हमें जितने भी प्लैनेट दिखाई देते हैं, मून दिखाई देता है, उनके पास खुद की लाइट तो है नहीं, ठीक है, उनके पास खुद की लाइट तो होती नहीं है, लेकिन वो क्या सन से लाइट लेते हैं। सन से क्या है, उनकी सन की जो लाइट है उन पर रिफ्लेक्ट होके जब हमें दिखाई देती है तो हमें मून दिखाई देता है या कोई प्लैनेट दिखाई देता है। तो उन्होंने उस बहुत पुराने टाइम पे, मतलब बहुत पहले ये बात कह दी थी। अब इसी के नीचे आप एक ब्लू बॉक्स भी देख सकते दी थी। अब हम पढ़ने वाले हैं सन के बारे में। द सन इज़ द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। अब इसमें वही बात कही गया, आपने पूरा देखा होगा, वो आपको मैंने मैप भी दिखाया सोलर सिस्टम का। उसमें क्या है, सन क्या सेंटर में होता है और जितने भी प्लैनेट है वो उसके चक्कर काट रहे होते हैं। तो सन क्या सेंटर है सोलर सिस्टम का। और मैंने आपको पहले भी बताया था, इसमें वही बोल रहा है कि मैंने आपको बताया था कि वो हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना हुआ है। तो इसमें यही कह रहा है, इट इज़ ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीम हॉट गैसेस। ये जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस होती है बहुत ही गर्म होती हैं, हॉट गैसेस से मिलकर क्या सन बना हुआ है। और आगे बोला इट्स प्रोवाइड द पुलिंग फोर्स, मतलब पुलिंग फोर्स मतलब खिंचाव, एक खींचने वाली फोर्स को हम पुलिंग फोर्स बोलते हैं। तो ये सोलर सिस्टम में क्या है, ये जो जितनी प्लैनेट है इनको खींच रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। इसकी वजह से क्या जो प्लैनेट है वो गोल गोल मूव कर रहे हैं, मतलब इसको चक्कर लगा रहे हैं। अब आगे वही बोल रहा है, द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट। क्या अल्टीमेट सोर्स है, मतलब कभी ख़त्म ना होने वाला एक ऐसा सोर्स है एनर्जी का, हीट का और लाइट का, कि कभी ख़त्म ही नहीं होगा सोलर सिस्टम के लिए। अब इसमें ये बोल रहा है जो इसकी हीट है, सन की जितनी जो हीट है ये बहुत ज़्यादा गर्म है, बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है, कई लाखों डिग्री सेल्सियस तक इसका तापमान होता है। तो ये इतनी गर्म होने के बाद भी ये हमारे पास इतनी गर्मी क्यों नहीं, मतलब हमें जला क्यों नहीं देता, इतनी हीट क्यों नहीं पहुंच पा रही अर्थ पे। इसका कारण ये कि जो सन है वो 150 मिलियन किलोमीटर दूर है अर्थ से, इतना ज़्यादा दूर है। मतलब अगर हम किलोमीटर में निकालें, 150 मिलियन किलोमीटर में निकालें तो ये 3 लाख कुछ किलोमीटर होते हैं। तो इतनी ज़्यादा दूर है। अगर ये ज़्यादा पास में होता, अगर सन के बहुत मतलब पास में होता तो ये हमें जला देता, अगर सन अर्थ के पास में होता। लेकिन बहुत ज़्यादा दूर होने की वजह से क्या है, हमें इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता इसकी गर्माहट से। अब आपका अगला टॉपिक है प्लैनेट्स। अब आपको पता है कितने प्लैनेट्स हैं, 8 तरह के प्लैनेट्स होते हैं। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। इनको आप सीक्वेंस वाइज याद कर लीजिए, मेरे साथ दोहराइए। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। आपको लाइन वाइज याद होने चाहिए।
आपको लाइन वाइज इसलिए याद होनी चाहिए क्योंकि ये हम एक ऑर्डर में है, मतलब एक के बाद एक आता है। जैसे मरकरी के बाद वीनस, फिर अर्थ, तो ये सीक्वेंस में है। मतलब एक जुपिटर के बाद सैटर्न आएगा, फिर यूरेनस आएगा, तो ये क्या है, एक ऑर्डर में है। नीचे आपको एक डब्बा दिख रहा होगा, इसका मतलब ये है कि इसके जो पहले पहले वर्ड्स हैं ना, तो इससे आपको क्या है, एक ईजी तरीके से आपको याद हो जाएगा इन प्लैनेट्स का ऑर्डर, और कुछ नहीं है ये बस। लेकिन आप अगर ऐसे ही मेरे साथ दोहराएंगे मरकरी वीनस अर्थ, तो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे, आपको इन वर्ड्स से याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे क्या बोल रहा है, ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन। जितने भी ये 8 प्लैनेट हैं, ये क्या सन के चारों तरफ क्या है, घूम रहे हैं, और एक फिक्स्ड पाथ पे घूम रहे हैं। मतलब ना आगे हो रहे ना पीछे हो रहे, एक ही पाथ पे क्या घूमे जा रहे हैं। जो ये पाथ है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। ये क्या सन को ऑर्बिट करते हैं। ये जितने भी प्लैनेट ना सन को एक ही पाथ पे क्या है, घूमते रहते हैं, इस पाथ को हम ऑर्बिट बोलते हैं। अब देखिए, जो प्लैनेट सन के सबसे ज़्यादा पास होगा, तो उसको क्या ऑर्बिट करने में क्या सबसे कम दिन लगेंगे। जैसे कि मरकरी इज़ द नियरेस्ट टू द सन। जो मरकरी है वो सन के सबसे ज़्यादा पास में है, तो क्या ये 88 दिन लेता है। मतलब 88 दिन लेता है सन का एक चक्कर मारने में। मतलब ये 88 दिन में मरकरी का एक साल हो जाता है, मतलब एक साल पूरा हो जाता है। अब देखिए आगे क्या बोला, जो वीनस है हम उसको क्या बोलते हैं, अर्थ का ट्विन। जैसे ट्विन क्या होते हैं, सेम होते हैं ना आपस में, ट्विन्स बोलते हैं, ट्विन्स ब्रदर बोलते हैं। जैसे वीनस क्या है, अर्थ का ट्विन है। क्यों? क्योंकि उसका जो साइज़ है और शेप है वो क्या सिमिलर है, बहुत मिलता जुलता है अर्थ से, तो इसलिए वो क्या ट्विन्स है अर्थ का, वीनस। अब देखिए क्या बोला है, टिल रिसेंटली अगस्त 2006, मतलब 2006 अगस्त में जो प्लूटो था वो भी एक प्लैनेट था। तो अब जो था इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, मतलब ये एक स्पेस, मतलब ये प्लैनेट ढूंढती है स्पेस में, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उन पे क्या स्टडी करती है ये यूनियन। तो इसने पता बहुत सारे प्लैनेट और भी, मतलब प्लूटो के शेप के साइज़ के क्या और भी ढूंढ लिए थे। तो क्या है, आप सबको तो प्लैनेट नहीं बोल सकते कि ये भी प्लैनेट, तो इनको हमने क्या है, ड्वार्फ प्लैनेट घोषित कर दिया। मतलब ड्वार्फ मतलब छोटे प्लैनेट, मतलब बहुत छोटे प्लैनेट। तो ये इनसे क्या है, जो ये यूनियन थी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, इसने क्या कहा कि प्लूटो एक प्लैनेट नहीं है, एक ड्वार्फ प्लैनेट है। तो जब से क्या है 2006 के बाद ये जो प्लूटो है प्लैनेट नहीं रहा। अब आप पढ़ने वाले हैं मदरलैंड के बारे में, यानी कि अर्थ क्या हमारी मदरलैंड है, इसमें हम रहते हैं, तो अब अर्थ के बारे में पढ़ना है। देखिए क्या बोल रहा है, अर्थ इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। मतलब जो अर्थ है वो तीसरा सबसे पास है सन के, एक ऐसा प्लैनेट है जो सन के पास है, तीसरे नंबर पर। और अगर हम अर्थ के साइज़ की बात करें तो ये 5वें नंबर पर आता है, और पहले नंबर पे जुपिटर आता है। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये पोल पे क्या है, फ्लैट होता है। मतलब जो नॉर्थ पोल है और उसका साउथ पोल है, ये क्या है, चपटा होता है वहाँ पे। तो इसकी शेप को हम क्या बोलते हैं, जियोइड। मैंने जैसे ऊपर भी बताया था ना पिंक डब्बे में, इसको हम जियोइड बोलते हैं। जियोइड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये ऊपर और पोल पे से क्या है, फ्लैट होता है। और लिखा है जियोइड मीन एन अर्थ लाइक शेप, मतलब अर्थ की शेप को हम जियोइड बोलते हैं। अब अगला पैराग्राफ पढ़ने से पहले मैं आपको एक ये ब्लू बॉक्स के बारे में बता देता हूँ, जिसमें ये औरत बता रही है कि जो लाइट की स्पीड होती है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। मतलब एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर तक इसकी स्पीड पहुँच जाती है। जो सन से जो लाइट निकलती है वो अर्थ तक पहुँचने में 8 मिनट लेती है। तो आप सोच सकते हैं कि सन कितनी दूर है अर्थ से, जो 8 मिनट लेता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होने के बावजूद। तो अब अर्थ में ही कंटिन्यू करते हुए हम पढ़ते हैं इसके कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ। मतलब ये क्या है, ऐसी कंडीशन है इसमें जो ये लाइफ को सपोर्ट करता है। मतलब हम सब क्या है, लाइफ है, हम जिंदा हैं। जैसे एनिमल्स हो गए ये लाइफ है, ट्रीज़ हो गए लाइफ है। तो ये क्या है, फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करता है, क्योंकि यहाँ पे वाटर है, ऑक्सीजन है, और एक टेम्परेचर है अच्छा सा। तो ये क्या है, एयर है। तो ये क्या सबको क्या है, एक फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करवाता है लाइफ को पॉसिबल होने में। इसलिए क्या है, जो ये देखो लिखा भी, बिकॉज ऑफ दिस रीज़न द अर्थ इज़ द यूनिक प्लैनेट। जो अर्थ है एक तरह का बहुत ही यूनिक प्लैनेट है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन है, वाटर है, एयर है,
और टेम्परेचर भी अच्छा खासा है। तो ये क्या लाइफ को सपोर्ट करने का एक यूनिक प्लैनेट है। ऐसा और कोई प्लैनेट बहुत मुश्किल से मिलेगा भी तो शायद दूसरे ही सोलर सिस्टम में मिलेगा, मतलब और कोई सिस्टम होगा उसमें जाके मिलेगा। अगर मिले भी तो उस पर क्या फिर एलियंस रहते होंगे। अब देखिए आगे क्या बोल रहे हैं। फ्रॉम द आउटर स्पेस, अगर आप इसे स्पेस से देखेंगे, जो एस्ट्रोनॉट जो चांद पर जाते हैं, जो वो अर्थ को देखते होंगे, तो उनको अर्थ कैसी दिखाई देती होगी? उसको वो दिखाई देती होगी पूरी नीली, मतलब पूरी नीली नहीं, 2/3 सरफेस इज़ कवर्ड बाय द वाटर। जो अर्थ है उसका 2/3 भाग जो है वो वाटर से कवर है, तो इसलिए जो अर्थ है वो थोड़ी सी मतलब आधी से ज़्यादा नीली दिखाई देती है ना। आधी मतलब पानी पानी पूरा ओशियन की वजह से। तो हम इसे क्या बोलते हैं? ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं, क्योंकि 2/3 तो पानी से कवर है, इसलिए हम इसको क्या ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। अब देखिए हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं। द मून के बारे में पढ़ने वाले हैं। मून क्या हमारा एक नेचुरल सैटेलाइट है। उससे पहले हम इसका एक फैक्ट देख लेते हैं। नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग है वो क्या फर्स्ट मैन है, जो पहला आदमी है जिसने क्या मून पर कदम रखा। कि कब रखा था? 21 जुलाई 1969। क्या 21 जुलाई को, यानी 21 जुलाई 1961 की वो तारीख थी जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहली बार क्या चांद पे उसने कदम रखा। अब इसमें आगे पूछ रहा है फाइंड आउट वर एनी इंडियन, क्या किसी इंडियन ने कभी मून पे कदम रखा? सोचिए और फाइंड आउट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब मून में कंटिन्यू करते हुए क्या लिखा है? अवर अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट, जो हमारी अर्थ है उसके पास एक सैटेलाइट है जो है मून। में आगे बोल रहा है इट्स डायमीटर इज़ ओनली 1/4 डेट ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ का 1/4 उसका डायमीटर है, मतलब वो बहुत छोटा है। अर्थ के कंपैरिजन में वो जो चांद है वो बहुत छोटा है। उसका जो डायमीटर है ना, अर्थ के मतलब मून के 4 चक्कर लगा हुआ, जब जाके अर्थ का एक चक्कर होगा। और बोल रहा है इट्स अपेयर सो बिग, मतलब ये चांद क्या है, बहुत बड़ा दिखाई देता है। आपने जब रात में चांद देखा होगा फुल मून, तो काफ़ी बड़ा दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पास में है। अर्थ के सबसे पास क्या है? चांद ही तो है। अब आप सोच रहोगे सन भी मतलब चांद के करीब बराबर ही दिखता है, लेकिन क्या सन क्या बहुत बड़ा है और काफ़ी दूर है, इसलिए वो हमें क्या चांद के थोड़ा बराबर दिखता है। अब देखिए क्या लिखा है। इट इज़ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस, मतलब क्या चांद की क्या अर्थ से दूरी कितनी है? 3,84,400 किलोमीटर की क्या अर्थ से दूर है चांद। तो अब क्या बोल रहा है? नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन एंड फ्रॉम द मून, मतलब आप कंपेयर कर सकते हो सन की दूरी और मून की दूरी। सन क्या 150 मिलियन दूर है और सन क्या है बस 3 लाख किलोमीटर, वो मून क्या 3 लाख किलोमीटर दूर है और सन क्या 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। तो है ना, काफ़ी दूर है ना आपस में। और आपको मैंने पहले ही बताया था 1 मिलियन मतलब 10 लाख किलोमीटर, तो अब 150 मिलियन सोचिए कितना हो जाएगा? 1 करोड़ कुछ हो जाएगा। अभी आगे क्या बोला? द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज़, मतलब जैसे कि अर्थ को सन के एक चक्कर काटने में 365 दिन लगते हैं, ऐसे ही मून को अर्थ के चक्कर काटने में 27 डेज़ लगते हैं। अब आगे एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बोल रहा है। क्या बोल रहा है? जो मून होता है वो जो हमारे अर्थ के चक्कर काटने में 27 डेज़ लेता है, लेकिन वो अपने एक्सिस पे घूमने में 27 डेज़ लगाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, हमें अर्थ से क्या मून की सिर्फ एक साइड दिखाई देती है। जो अर्थ से जो मून की जो साइड है एक ही साइड दिखाई देगी, जब तक वो पूरा एक चक्कर नहीं मार लेता, जब जाके उसकी दूसरी साइड दिखाई देगी। तो मतलब एक टाइम पे हमें एक ही साइड दिखाई देती है मून की, क्योंकि वो 27 दिन में घूमेगा और अपनी एक्सिस पे 27 दिन घूमेगा। अब आगे बोल रहा है द मून डज नॉट हैव कंसिडर्ड कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन नहीं है लाइफ के लिए। वहाँ पे पहाड़ हैं और क्या है वहाँ पे, मतलब क्या है, पानी नहीं है, हवा नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, तो मतलब लाइफ कैसे होगी चांद पर? चांद पर होगी ही नहीं लाइफ। तो वहाँ पे सिर्फ क्या पहाड़ है और कुछ है ही नहीं, गड्ढे हैं, मिट्टी है और कुछ है ही नहीं। जब भी आपने चांद को ध्यान से देखा होगा तो आपने उस पर शैडोज़ देखे होंगे, काले काले धब्बे देखे होंगे, गड्ढे देखे होंगे,
जब आप भी ध्यान से देखोगे तो उस पर गड्ढे दिखाई देंगे और काला काला दिखाई देगा। वो क्या, वहाँ पे जो चट्टान है, माउंटेन्स है, उनकी क्या शैडो पड़ती है, उस पर शैडोज होती है ना, इसकी वजह से क्या चाँद काला काला दिखाई देता है। अब आगे ही द मून के बगल में एक पिंक सा बॉक्स है, उसमें क्या दे रखा है, आज सैटेलाइट। अब सैटेलाइट क्या है, वो भी एक सेलेस्टियल बॉडी होती है जो क्या प्लेनेट के चारों तरफ घूमती है, उसको हम क्या बोलते हैं, सैटेलाइट, जो प्लेनेट के चारों तरफ घूमे। तो अब इसमें क्या बोल रहा है, द सेम वे द प्लैनेट मूव अराउंड द सन। ऐसी जो प्लैनेट हैं वो क्या सन के चारों तरफ घूमते हैं, तो सन जो प्लैनेट हो गए वो भी क्या हो गए, सैटेलाइट। जैसे चांद है वो अर्थ के घूमेगा, तो मून, जो मून है चांद, वो अर्थ का सैटेलाइट हो गया, और अर्थ सन का सैटेलाइट हो गया। अब सैटेलाइट में भी दो टाइप के होते हैं, ये तो हो गया नेचुरल सैटेलाइट, जो मून है, अर्थ है, ये क्या नेचुरल सैटेलाइट। अब एक होता है ह्यूमन मेड सैटेलाइट, जो इंसान भेजता है आसमान में, रॉकेट लॉन्च करके भेजता है ना, सैटेलाइट भेजता है। तो अब वो क्या होता है, आर्टिफिशियल उसकी बॉडी होती है, मतलब लोहे की होती है। अब उसमें क्या सोलर पैनल्स लगे होते हैं, आपने देखा होगा। इनको कौन साइंटिस्ट डिज़ाइन करते हैं। और हम इसको स्पेस में क्यों भेजते हैं, मज़े के लिए तो भेजेंगे नहीं, कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए भेजेंगे, कुछ जानकारी बटोरने के लिए कि वहाँ पे क्या हो रहा है स्पेस में, वहाँ पे कोई एलियन वगैरह है या नहीं, या फिर कोई प्लेनेट को देखने के लिए कि वहाँ पे मिट्टी कैसी है, पहाड़ कैसे हैं, नदियाँ हैं या नहीं, पानी है या नहीं। तो इसके लिए ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए हम क्या ह्यूमन मेड सैटेलाइट को क्या स्पेस में भेजते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पिक्चर भी दे रखी है, एक रॉकेट है जो अर्थ से लॉन्च हुआ है। अब इसके जो ये जो कोना देख रहे हैं, क्या कोना ऐसे खुल गया है। अब यहाँ बीच में मेन चीज़ होती है सैटेलाइट, बाकी इसके जो पीछे का ये जो इसमें फिर फ्यूल होता है, ये जब जल जाता है तो इसको हवा में ही छोड़ देते हैं, स्पेस में ही छोड़ देते हैं। तो मेन चीज़ क्या है बीच की, ये आगे जाके क्या है सैटेलाइट, ये आगे इसके अंदर पैनल होते हैं, खुल जाते हैं तो सैटेलाइट बन जाता है, और फिर क्या चक्कर लगाना स्टार्ट करता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एस्टेरॉइड्स। अब एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, जैसे आप यहाँ पे पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये एस्टेरॉइड है। एस्टेरॉइड एक पत्थर होता है जो स्टार का है, मतलब स्टार जब आपस में भिड़ जाते हैं तो उसमें से क्या जो पत्थर निकलते हैं, या फिर कोई प्लैनेट आपस में भिड़ जाते हैं तो उसके क्या पत्थर वत्थर जो निकलते हैं, जितनी भी रॉक्स निकलती हैं, इन्हीं को हम क्या एस्टेरॉइड्स बोलते हैं। ये क्या सन के चक्कर लगाते रहते हैं एस्टेरॉइड। आपने एस्टेरॉइड बेल्ट भी देखी होगी, मैंने आपको सोलर सिस्टम का मैप दिखाया था, उसमें भी क्या ये बेल्ट थी ना एस्टेरॉइड्स की, तो इन्हीं को हम बोलते हैं एस्टेरॉइड। ये क्या सन के चक्कर लगाते हैं। ये जुपिटर और ये जो सैटर्न की जो रिंग थी उसमें भी क्या ये एस्टेरॉइड्स ही होते हैं, ठीक है ना। देखिए लिखा है, दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। मार्स और जुपिटर के बीच में एस्टेरॉइड बेल्ट जारी होती है, उसमें ये पाए जाते हैं। अब इनका मेन काम क्या होता है इन एस्टेरॉइड्स का, जब साइंटिस्ट इन एस्टेरॉइड्स को देखते हैं तो पता लगाते हैं साइंटिस्ट कि ये एस्टेरॉइड कितना पुराना है। ये कोई प्लैनेट जब कभी भिड़ा होगा आपस में तो वो पता लगाते हैं कि ये प्लैनेट कितना पुराना है। तो ये एस्टेरॉइड से पता लगा सकते हैं कि ये कितने साल पुरानी है, कोई भी प्लैनेट हो गया या कोई भी चीज़ होगी जिससे भी एस्टेरॉइड निकला है तो कितना पुराना है। अब हमारा अगला टॉपिक है मीटियोरॉइड्स। देखिए जो एस्टेरॉइड होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि एस्टेरॉइड और मीटियोरॉइड में क्या अंतर होता है। जो एस्टेरॉइड होता है वो थोड़े बड़े टाइप के पत्थर होते हैं, जो मीटियोर होता है वो छोटे टाइप के पत्थर होते हैं। और ये भी क्या सन के आसपास घूमते पूरे स्पेस में फैले होते हैं, है ना। और ये क्या स्मॉल साइज़ के रॉक होते हैं और सन के चक्कर लगाते हैं, इन्हीं को मीटियोरॉइड। अब आगे देखो, ये वो ही बोल रहा है, जब ये अर्थ के पास में आ जाते हैं तो क्या अर्थ इनको खींच लेता है, उनकी अर्थ की ग्रेविटी इनको खींच लेती है। तो ये जब अर्थ इन्हें खींच लेती है तो ये क्या जलना स्टार्ट होते हैं, हीट होना स्टार्ट होते हैं। तो आपने शूटिंग स्टार देखे होंगे, टूटता हुआ तारा, इन्हीं को बोलते हैं। जब मीटियोरॉइड क्या है ग्रेविटी के अंदर आ जाता है, मतलब एटमॉस्फेयर में आ जाता है अर्थ के, तो ये क्या टूटता हुआ तारा बन जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा जलने लग जाता है, गर्म होने लगता है, और ये क्या फ्लैश ऑफ लाइट देता है, मतलब एक लाइट देता है, रोशनी देता है, आपको चमकता हुआ दिखाई देता है ये। और मतलब कभी कभार ही होता है कि जो पूरा मतलब बहुत बड़ा अगर मीटियोरॉइड है, अगर वो पूरी तरह जल नहीं पाता तो ये क्या अर्थ के जो ज़मीन पे आके क्या भिड़ जाता है, और इससे अर्थ को भी नुकसान होता है। जैसे कि आपको पता होगा जो डायनासोर थे, डायनासोर कैसे मरे। ये जो मीटियोरॉइड था, एक बहुत बड़ा मीटियोरॉइड क्या था, अर्थ से टकराया था, जिसकी वजह से क्या डायनासोर मर गए थे। इसी
वैसे क्या ये मीटेरॉइड अगर ज़्यादा बड़े होते हैं तो ज़्यादा जल नहीं पाते, अगर छोटे होंगे तो जल के ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादा बड़े होते हैं वो जल नहीं, पूरी तरह से जल नहीं पाते और अर्थ से भिड़ जाते हैं। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, डू यू सी अ वाइटिश बोर्ड बैंड। मतलब आपने ये पिक्चर देखी होगी, नीचे ये पिक्चर, इसमें एक वाइट सी क्या है, ये एक नहर सी बह रही है। तो मतलब एक बहुत ज़्यादा वाइट सी एक लाइन दिख रही होगी आपको। इसी पाथ को या लाइन को इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, आकाश गंगा। जो पुराने समय के जो लोग थे, मतलब इंडिया में जो एंशियंट टाइम जो इंडिया के जो लोग थे वो इसको आकाश गंगा बोलते थे, क्योंकि ये आपको दिख रही होगी एक नदी सी बह रही है, ये सफ़ेद सफ़ेद सी है ना। और इसी को हम क्या बोलते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी भी बोलते हैं। अब देखिए गैलेक्सी क्या होता है। अ गैलेक्सी इज़ अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस। अब गैलेक्सी क्या होता है, इसमें बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं, मतलब अनगिनत तारे होते हैं। जैसे आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, क्या आप ये तारे गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते ना, कितने ज़्यादा तारे हैं। तो ये डस्ट से, मिट्टी से, गैसेस से, इन सब से मिलकर, मिलियंस ऑफ गैसेस से मिलकर ये क्या है, गैलेक्सी पूरे ब्रह्मांड का एक निर्माण होता है। अब देखिए आगे यूनिवर्स क्या होता है। यूनिवर्स मतलब ये सब मिलकर, ये जो डस्ट हो गया, क्लाउड हो गया, है ना, ये स्टार्स हो गए, इन्होंने गैलेक्सी बनाई। अब ये एक गैलेक्सी में से मिल्की वे गैलेक्सी बन गई। अब बहुत सारी गैलेक्सी मिलके एक यूनिवर्स बनाती है। तो सोचिए कितना बड़ा हमारा ये यूनिवर्स है और हम कितने छोटे से हैं। देखिए प्लैनेट्स मिलके बनाते हैं सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम मिलके बनाते हैं गैलेक्सी। मतलब बहुत सारे सोलर सिस्टम मिलकर एक गैलेक्सी बनाते हैं और बहुत सारी गैलेक्सी मिलकर यूनिवर्स बनाती हैं और बहुत सारी यूनिवर्स मिलकर मल्टीवर्स बनाती हैं। अब आगे ये बोला, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज़, साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट। मतलब साइंटिस्ट जो हैं वो अभी भी कोशिश कर रहे हैं इसको और जानने की, मतलब पूरा जान नहीं पा रहे हैं। इतना बड़ा ब्रह्मांड है, इसको साइंटिस्ट कैसे जान सकते हैं। तो अभी जानने में लगे हुए हैं बहुत, मतलब खंगोलने में लगे हुए हैं। मतलब अभी तक इसको पूरी तरह छान नहीं पाए हैं, मतलब पूरी तरह तहकीकात नहीं कर पाए हैं। और आगे देखिए बहुत एक लॉजिक वाली बात बोल रहा है, वी आर नॉट सर्टेन अबाउट इट्स साइज़। मतलब हम पता नहीं लगा सकते कि इसका एग्जैक्ट साइज़ क्या है। मतलब अभी तक हम लाइट ईयर्स में मतलब इसका साइज़ नापते हैं, मतलब इतना लाइट ईयर्स दूर है, इतना लाइट ईयर्स बड़ा है, लेकिन अभी एग्जैक्ट नहीं पता क्योंकि बहुत ही बड़ा है। हमें इसका अंत नहीं पता, ये अनंत है ना, मतलब रुकेगा ही नहीं कहीं ये स्पेस। और एंड में एक बहुत प्यारी लाइन लिखी है, यू एंड आई बिलोंग टू दिस यूनिवर्स। मतलब आप और मैं क्या है, इस यूनिवर्स से बिलोंग करते हैं। तो यहीं पे क्या है, हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। अब आखिरी में एक सुंदर सा डायग्राम दे रखा है जिसमें मान लो आप बीच में हो, फिर एक अर्थ पे, फिर सोलर सिस्टम, फिर मिल्की वे गैलेक्सी, फिर यूनिवर्स। मतलब आप देख रहे हो आप पूरी यूनिवर्स में आप। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें और शेयर भी करें। थैंक यू।